सहजता सरलता अनिवार्य वस्तु है। इससे प्रवाहमयता बनी रहती है। पाठक की रुचि का परिष्कार भी हो सकता है। उसमें चीज़ों को समझने की रुचि भी तो उत्पन्न हो सकती है। अतः बात संक्षेप में ही क्यों न कही जाए, सर्वजन सुलभ और सरल होनी चाहिए। 9वां पॉइंट है उक्त वैचित्र्य। इसका अभिप्राय है उक्ति कौशल। किसी बात को कहने के अनेक प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार की अनेकता में से एक का चुनाव विषय और रूप की अपेक्षा अनुसार छांटना चाहिए। पल्लवन के लिए यद्यपि विषय पुराने या जाने पहचाने हो सकते हैं अथवा नवीन भी, किंतु उसका प्रस्तुतिकरण कुछ इस प्रकार होना चाहिए जिससे नयापन झलके, पढ़ते ही लेखक की प्रतिपादन शैली से प्रभावित हुआ जा सके। हमारा अभिप्राय अलंकारिकता या दुरूहता से कदापि नहीं है। साज सज्जा का पल्लवन में अभाव रहता है, किंतु विचार सूत्रों और कथन भंगिमा में कुछ ऐसा तालमेल और नयापन होना चाहिए जिससे विषय की महत्ता स्थापित हो सके। बेकार और उबाऊ लगने वाले विषयों में भी रुचि पैदा हो सके। बात सीधे सपाट रूप में कही जाए तो कुछ और रंग देती है, कलात्मक और वक्रतापूर्ण कही जाए तो कुछ और रंग देती है। पल्लवन करते समय विषयों को व्यंजनात्मक बनाना भी बहुत जरूरी होता है। समय के साथ बदलने के साथ शब्दों के अर्थ और विचार बिंदुओं के अभिप्राय बदलने लगते हैं। उन सभी छवियों की व्यंजनात्मकता को पकड़कर अपनी बात समय स्थान विषय और व्यक्तियों के अनुसार हाजिर जवाब रूप में उपस्थित करना उक्ति वैचित्र्य की प्रधान आवश्यकता है। पारस्परिक एक रस्ता को उक्ति कौशल भली भांति तोड़ सकता है। 10वां पॉइंट है शब्द चयन। पल्लवन एक उन्मुक्त और मौलिक रचना है, इसलिए इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है और जिन शब्दों का चयन किया जाता है परंपरागत या पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न होने चाहिए। शुद्ध परिशुद्धता के स्थान पर सहजता शब्द चयन प्रक्रिया का अंग होनी चाहिए। हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिन्हें सब समझ सकें। ऐसे मुहावरे लाएं जो सबको एकदम अर्थ की तह तक ले जा सके। भाव अपने अपने हैं, उनका संगठन हमारा अपना है, तो हमें शब्दों के चुनाव में कोई कठिनाई नहीं होगी। उदाहरणों का चुनाव भी जाना पहचाना और सहज होना चाहिए। यदि कोई भी कृति सभी को समान संतुष्टि नहीं दे सकती, तथापि पल्लवन करते समय हमें जनसाधारण की सामर्थ्य का अनुमान होना चाहिए। 11वां पॉइंट है भाषा लालित्य। ये पल्लवन की 11वीं विशेषता है। हमारे भाव और विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम भाषा है। पल्लवन के द्वारा किसी विषय में संबद्ध विचार बिंदुओं को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि सब लोग उसका आशय भली भांति सहज रूप में समझ सके। इसके लिए आवश्यक है ललित और सरल भाषा का प्रयोग। शब्द चयन और उक्ति वैचित्र्य भाषा के अवजार हैं। व्यंग्यात्मकता भाषा का अन्य महत्वपूर्ण गुण है। गद्य की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिनमें शब्दों के अर्थ के साथ शब्द चित्र भी आंखों के समक्ष बनते चले, तभी तो विषय की गंभीरता भी सरलता और सहजता में बदलने लगती है। यह सब अभ्यास से आता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास जब विषय के विवेच्य सूत्रों को संजोकर प्रस्तुत करना चाहता है तो भाषागत उपकरण की सहजता उनके प्रभाव को द्विगुणित कर देती है। लाक्षणिकता और ध्वनिवादी शब्द विधान यद्यपि अनावश्यक हैं, तथापि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अनिवार्य है। यह भाषा में समास गुण प्रदान करता है। बिंब, उपमानों और प्रतीकों का चयन हमें अपने आसपास के दैनिक जीवन से करना चाहिए। पल्लवन में कलेवर की दृष्टि से
सीमा निर्धारित रहती है, इसलिए भाषा का सौंदर्य उसके थोड़े में अधिक कहने की क्षमता में निहित है। व्यंग्यात्मकता कथन को सारगर्भित बनाती है। इसका प्रयोग यहाँ अपेक्षित है। अंत में कहा जा सकता है, विषय की अपेक्षा के अनुरूप सहज सरल शब्द चयन, नवीन प्रतीक, बिंब योजना और उपयुक्त उक्ति कौशल भाषागत सौंदर्य के उपादेय अंग है। पल्लवन करते समय इन अंगों का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन की प्रविधि। पल्लवन की विशेषताओं का विवेचन करने के पश्चात इसकी रचना प्रक्रिया और प्रविधि को समझना सरल हो जाता है। अब तक स्पष्ट हो चुका है कि पल्लवन एक स्वतः पूर्ण और मौलिक रचना है, अतः इसकी रचना प्रक्रिया और भाषिक संरचना तदनुसार होगी। इस संदर्भ में हम कतिपय महत्वपूर्ण तत्वों का विवेचन करेंगे। विषय चयन। पल्लवन करते समय विषय का चुनाव सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख अंग है। एकाधिक विषयों में से अपनी रुचि और भाव प्रवणता के अनुकूल विषय चुनना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि विषय रुचि के अनुकूल होगा तो उस पर चिंतन, कल्पनाशीलता और प्रतिभा का रंग चढ़ सकता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि इस संदर्भ में रुचि का क्या अभिप्राय है। व्यक्ति जब किसी विषय पर विचार व्यक्त करने बैठता है तो उस विषय के अनुसार उसके व्यक्तिगत अनुभव, सुनी सुनाई बातें संयोजित होने लगती हैं। उसकी प्रतिभा तदनुकूल कल्पना का आश्रय लेकर पक्ष विपक्ष, सद असद का तर्क वितर्क करती है। इसलिए विषय के चुनाव में यह ध्यान रहना चाहिए कि किस विषय पर हम सर्वाधिक विचार कर सकते हैं। यदि विषय हमारे ज्ञान, प्रतिभा और कल्पना के परे की वस्तु होगा तो इसका पल्लवन क्या कर पाएंगे। इसलिए पल्लवन के समय यदि विषय के चुनाव का अवसर मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुकूल विषय का चुनाव सबसे पहली सीढ़ी है। यह विषय ही वास्तव में बीज कहा जाता है। यदि विषय समसामयिक परिवेश से होता है तो उसे विभिन्न आयामों से समझाया जा सकता है। दूसरा है चिंतन मनन। विषय के चुनाव के पश्चात बीजारोपण की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसमें अंकुर फूट सके। उसके लिए चिंतन मनन जरूरी है। विषय के आधार पर हमारे हृदय में विभिन्न भाव विचार उत्पन्न होने लगेंगे। हमारी कल्पना उस विषय में अनुकूल सामग्री जुटाना आरंभ कर देगी। हमारा अभ्यास, अध्ययन, ज्ञान, प्रतिभा आदि निर्दिष्ट विषय के संदर्भ में तर्क वितर्क करने लगेगी, उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत करने लगेगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चिंतन मनन के द्वारा तदनुकूल सामग्री का संकलन किया जाता है। इसी को साहित्यिक भाषा में अंकुरण प्रतिक्रिया कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने मन मस्तिष्क को उन्मुक्त करके प्रत्येक कोण से उस पर सोचना चाहिए। अधिक से अधिक सामग्री से कतिपय संचित कोश तैयार करने में सुविधा हो सकती है। इन सब बिंदुओं को कागज पर संकेत रूप में लिखते जाना चाहिए। तीसरा है सामग्री चयन। संकलित सामग्री को त्याग ग्रहण के माध्यम से चुनाव करना पड़ता है। कौन कौन सी चीजें हम आमुख विषय में दे सकते हैं, कौन सी नहीं, क्या प्रासंगिक है, क्या अप्रासंगिक, क्या विषय के अनुकूल हो रहेगा, किसमें दूरान्वय दोष है। पाठक या श्रोता की रुचि और सामर्थ्य को भी यहाँ ध्यान में रखना चाहिए। पल्लवन के उद्देश्य को भी इस समय अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। वास्तव में चिंतन मनन की प्रक्रिया में हमारे विभिन्न अनुभव संचित होने लगते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पर्याप्त सामग्री संचित हो सकती है, इसलिए उसमें औचित्य का विचार करना पड़ता है। चौथा है सुसंगठन। इसके अंतर्गत उपलब्ध सामग्री को संजोया जाता है। विषय का अर्थ, स्वरूप, व्याख्या, उदाहरण, दृष्टांत, लाभ, हानि, पक्ष, विषय, उपादेयता, सार्थकता, संदेश आदि श्रेणियों द्वारा उसके प्रतिपादन का क्रम तैयार किया जाता है।
यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें अंकुल में पल्लव का स्फुटन होता है। जब हम पल्लवन में अपरिचित को परिचित बनाते हैं, अप्रस्तुत को प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें उत्तरोत्तर विकास अपेक्षित रहता है। विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों का अपना क्रम होता है। कल्पना और सर्जन शक्ति का उपयोग यद्यपि खाद्य और पानी के रूप में किया जाता है, तथापि अंकुरित वस्तु को स्वास्थ्य और सुंदर बनाने के लिए अनपेक्षित काट-छाँट की जानी आवश्यक है। प्रत्येक महान लेखक अपने अपेक्षित विषयों को तराश कर प्रस्तुत करता है। हाँ, यदि हमारा अभ्यास और हमारी प्रतिभा बलवती है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। हम चिंतन मनन के क्रम में ही यह ग्रहण त्याग सरलता से करते जाते हैं। सामग्री संयोजन के संदर्भ में पल्लवन के कलेवर पर भी ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। जिस प्रकार विषय से भटकाव पल्लवन को निरर्थक बना देता है, उसी प्रकार निश्चित आकार से अधिक लिखना पल्लवन नहीं कहलाता। प्रायः 15-20 पंक्तियों का यह अनुच्छेद पल्लवन के लिए पर्याप्त है। अतः समय संचित और कल्पित सामग्री को तदनुरूप संयोजित करना और अधिक जरूरी है। इस बिंदु पर आकर हमारा दृष्टिकोण मूल्यांकन परक होना चाहिए। लेखन, अगला पॉइंट है लेखन। किसी निर्दिष्ट विषय या सूत्र पर चिंतन मनन से लेकर सामग्री संयोजन का कार्य उसे विधिवत विस्तार देने के लिए किया गया है। यहाँ हमें संयोजित सामग्री को इस प्रकार लिखित रूप देना चाहिए कि उसमें सृजनात्मकता आ जाए। इसे पढ़कर ऐसा न लगे कि यह कठोर परिश्रम का फल है। विषय का प्रवर्तन करते हुए उसका अभिप्राय समझा कर किंचित व्याख्या कर देनी चाहिए। उस व्याख्या को कुछ उदाहरण आदि से पुष्ट कर देना चाहिए। इसके पश्चात उसके पक्ष विपक्ष का यथार्थ रूप में प्रतिपादन कर देना चाहिए। लेखन कार्य में संचित रूप रेख देख का विस्तार ऐसा होना चाहिए कि वह एक स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र अनुच्छेद प्रतीत हो। सृजनात्मकता और मौलिकता रचना के लिए निर्धारित सामग्री का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक गति होनी चाहिए। किसी विषय पर लिखते समय भाषा शैली हमारा एकमात्र माध्यम होती है, अतः हमें सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रीय और निपट शुद्धता के स्थान पर साहित्यिक और सामान्य जनमानस के अनुकूल शब्दों का चयन करना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से एक तो कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा सकती है, दूसरे उक्ति वैचित्र्य उत्पन्न होता है। अतः विषय और अवसर के अनुकूल मुहावरे आदि का प्रयोग करना चाहिए। विषय को व्यंग्यात्मकता और तीखा बनाने के लिए लाक्षणिक शब्दावली का उपयोग किया जा सकता है। बिंब प्रधान अथवा चित्र प्रधान शब्दावली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसका पल्लवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। संयुक्त वाक्य से बिखराव आने का खतरा रहता है। वाक्य संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें संयोजित सामग्री एक के बाद एक क्रमशः विषय का उद्घाटन और विकास हो सके। प्रतीक शैली के द्वारा भी अभिव्यक्ति को प्रभ विष्णु बनाया जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि पल्लवन में सृजनात्मकता रचना का आभास दिलाने के लिए उसकी लेखन प्रक्रिया विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लिखित रूप ही हमारी सुचिंतित मानसिकता का प्रतिरूप है। छठवां पॉइंट है पुनरावलोकन। इसका अर्थ है एक बार पुनः देखना। पल्लवन करने के पश्चात एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने से एक तो अनुच्छेद के प्रवाह और उन्मुक्त स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, दूसरा उसमें कोई महत्वपूर्ण तत्व अथवा बात छूट तो नहीं गई, इसका पता लग जाएगा। तीसरा, हमारी भाषा शैली पुस्तकीय बन पड़ी अथवा सहज उन्मुक्त और आम बोलचाल की भाषा में हमने अपने विचार प्रस्तुत किए, यह पता लग जाएगा। चौथे प्रस्तुत अनुच्छेद में वर्तनी, वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास
और विराम चिन्हों का प्रयोग उचित है या नहीं। 5वें, प्रस्तुत निष्कर्ष अथवा उपसंहार निर्दिष्ट विषय के अनुरूप है अथवा नहीं। 6, समस्त पल्लवन एक स्वतंत्र 7वें विषय का कहीं अनपेक्षित विस्तार तो नहीं हो गया और वह पल्लवन के स्थान पर प्रतिबंध तो नहीं बन रहा है आदि। यदि उपर्युक्त किसी प्रकार की कोई कमी रह गई तो उसे तुरंत दूर कर संशोधित कर लेना चाहिए। यह सब कर लेने पर एक श्रेष्ठ पल्लवन तैयार हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन के पश्चात अंत में कहा जा सकता है, एक निश्चित सीमा में बंधकर किसी विषय का पल्लवन करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह अभ्यास विषयों के संदर्भ में चिंतन मनन के रूप में भी हो और लिखित आलेख के रूप में भी। निरंतर अध्ययन के द्वारा ज्ञान के विकास के रूप में भी हो और कल्पना की उड़ान के द्वारा उस ज्ञान के विस्तार के रूप में भी। यदि ऐसा होता है तो हमारी सृजनशीलता परिपक्व होती है। हम किसी भी विषय पर अपेक्षाकृत सरलता से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पल्लवन के उदाहरण और दिशा संकेत। अनुकरण। यह प्रसिद्ध प्राचीन कहावत है कि अनुकरण मानव की सहज वृत्ति है। दूसरों की नकल करना, देखा देखी काम करना कहाँ तक उचित है। सभी तो यह कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने विवेक से काम करो, अपनी मौलिकता का परिचय दो इत्यादि। तब अनुकरण को मनुष्य की सहज वृत्ति क्यों कहा जाता है? जो सहज वृत्ति है वह अनुचित क्यों मानी जाए? इस तरह के अनेक शब्द अनुकरण शब्द पढ़ते या सुनते ही मस्तिष्क में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। नन्हे बच्चों को हम अनुकरण से भाषा का प्रयोग सिखाते हैं। वह अनुकरण से ही खेलना लिखना, अभिनय करना, यहाँ तक कि परिवार के अन्य लोगों का अनुकरण करके लड़ना, व्यंग्य करना, बातें बनाना और बहन भाई या माता पिता को चिढ़ाना भी सीख जाता है। हमें विद्यालय, महाविद्यालय, सभा, गोष्ठी, लेख, कविता आदि में सदा यही सिखाया जाता है कि पूर्वजों का अनुकरण करो, महापुरुषों का अनुकरण करो, फूलों से यह सीखो, तितली से वह सीखो, नदी से और वृक्ष का अनुकरण करो आदि। अब हम क्या करें? मौलिक बने या अनुकरण करें? आत्मनिर्भर बने या दूसरों से कुछ सीखें? कैसी विचित्र समस्या है। पिताजी का अनुकरण करके व्यापार में 2-4 बनाए तो शाबाश, और गुरुजी की लिखी पुस्तक का अनुकरण करके परीक्षा में 2 की बजाय 4 अंक लेने की चेष्टा करो तो धिक्कार। यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अनुकरण उचित है या अनुचित, जिससे हमारी दुविधा मिटे, जंजाल कटे। शायद आप यह कहेंगे अनुकरण तो ठीक है पर अंधा अनुकरण ठीक नहीं। यह तो वही बात हुई, मक्खियां तो मारिए पर मक्खी मत मारिए। हमारा विचार तो यह है कि न मक्खियां मारना ठीक है, न तो मक्खी पर मक्खी मारना। ठीक यह है कि सुनो सबकी, करो मन की। देखो, सोचो और फिर जो उचित लगे वह करो। आचरण बताएंगे उसकी घोषणा या प्रदर्शनी की क्या आवश्यकता है। प्रकृति कभी अपना बखान नहीं करती, सहज भाव से नियम निर्वाह में प्रवृत्त रहती है, तभी वह हमसे श्रेष्ठ है, महान है। फूलों की गंध, जल की तरलता, चांदनी की शीतलता, सूर्य की ऊर्जा और हिमालय की गरिमा स्वतः सिद्ध है। हमारा अस्तित्व और स्वरूप भी स्वयं हमारा व्यवहार स्पष्ट करेगा। आत्म प्रदर्शन व्यर्थ है।